हेलो एवरीवन, मैं धर्मेंद्र पाल आपका यूट्यूब चैनल सभी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक की तरफ चलने वाले हैं जो डिप्लोमा सेक्टर के लिए पहली बार आया हुआ है और बीएससी के लिए वो पहले से था। बीएससी में आप सेकेंड ईयर में न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए जब स्टडी करेंगे तो इस टॉपिक को आप लोग पढ़ेंगे। जो लोग बीएससी कर रहे होंगे उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और जो डिप्लोमा कर रहे हैं उनके लिए तो है ही। तो फिलहाल आइए हम टॉपिक की तरफ देखते हैं। टॉपिक हमारा कुछ इस तरह से है, बीजीय समीकरणों का हल, आंकिक विधियां, सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन, न्यूमेरिकल मेथड। तो इस टॉपिक के अंदर हम कुछ न्यूमेरिकल मेथड्स के लिए पढ़ेंगे, वो आगे देखते हैं। पहले मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस टॉपिक के अंदर कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, इस टॉपिक को पहले हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद में हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। आइए देखते हैं पॉलिनोमियल, जिसे हिंदी में कहते हैं बहुपद। पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि वह टर्म्स यानी कि कोई भी फंक्शन हमारा इस तरह से रखा हो जिसमें एक से अधिक टर्म्स गिवन हो, ठीक है, तो वो सभी क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। यानी कि यहाँ से आप एक बात और समझ सकते हो, बहुपद, बहु मीन्स बहुत सारे, पद मीन्स टर्म्स, यानी कि किसी भी फंक्शंस में अगर बहुत सारे टर्म्स एक साथ दे रखे हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं कि a प्लस एक्स है, ये भी क्या है, आपका एक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें दो टर्म्स हैं तो ये क्या कहलाएगा, आपका द्विपद कहलाता है। और अगर a एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस सी है ना, ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है, बट इसमें कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, तो ये क्या कहलाएगा, त्रिपद कहलाएगा, है ना। इसी प्रकार से 4 पद वाला फंक्शन, 5 पद यानी कि 6 पद, इस तरह से आपके बहुत सारे पॉलिनोमियल सभी मिल सकते हैं जैसे जैसे हम टर्म्स को बढ़ाते चले जाते हैं। अब इसी में हम देखते हैं एक चीज कि पॉलिनोमियल फंक्शन, है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन की बात कर ले। पॉलिनोमियल बहुपदीय फलन क्या देते हैं, बहुपदीय फलन जिसको बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है कि यदि आपका, यदि पी एन एक्स इक्वल्स टू ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 लास्ट में an x की पावर 0, जहां a नॉट इज नॉट इक्वल टू 0, a नॉट जो है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये जो फंक्शन होगा, तब जो पी एन एक्स होगा तथा ए नॉट कमा ए वन कमा ए टू डॉट 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 ए एन सभी क्या है, अचर है, तब फंक्शन या फलन पी एन एक्स को बहुपदीय फलन कहते हैं। बहुपदीय फलन कहते हैं, ठीक है। वो भी कितने घात का होगा, n घात का बहुपदीय फलन होगा, ठीक है। तो अगर जैसे आपको कोई भी इस तरह से फंक्शन लिखा होगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका n घात का बहुपदीय फलन कहलाएगा। और यदि पी एन एक्स इक्वल टू, हम क्या ले लें, 0 ले लें, ठीक है। पी एन एक्स इक्वल टू 0 है तो ये जो आपका बहुपदीय फलन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा।
पी एन एक्स इक्वल टू 0, तब पी एन एक्स इक्वल टू 0 को, या जो भी फंक्शन होगा वो हम क्या कहते हैं, बहुपदीय समीकरण, बहुपदीय समीकरण कहते हैं। यानी कि अगर मैं इसको पी एन एक्स को 0 कर दूं तो ये जो आपकी इक्वेशन प्राप्त होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, एक बहुपदीय समीकरण कहलाती है। अगर आपका कोई भी एक बहुपदीय समीकरण है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो उस पॉलिनोमियल इक्वेशन अगर ये n घात की है तो हमारे n रूट होंगे, ठीक है। 3 घात की है 3 रूट होंगे, 5 घात की है 5 रूट होंगे, 10 घात की है 10 रूट होंगे। यानी कि जितने घात की इक्वेशंस होगी वही उसके उतने ही उसके क्या होंगे, रूट होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्या है, n घात की है, तो इसके कितने होंगे, n रूट होंगे। तो मैं यहाँ पर एक बात और कह सकता हूँ कि यदि अल्फा पी एन एक्स का पी एन एक्स इक्वल टू 0 का एक वास्तविक मूल है तो वह पी एन एक्स इक्वल टू 0 को संतुष्ट करेगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर ये जो इक्वेशन है हमारी पी एन एक्स जो इक्वल टू 0 रखने पर यहाँ से जो इक्वेशन मिलेगी, अगर मैं उस इक्वेशन को क्या करूँ कि 0 के बराबर रख दूँ और उसका कोई भी एक ऐसा रूट ले लूँ, कोई भी एक ऐसी वैल्यू निकालूँ कि जो उस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करने लगे, तो जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वही आपका क्या कहलाएगा, उस इक्वेशन का रूट कहलाएगा। कम से कम एक रूट होगा वो, ठीक है। अब इसी प्रकार से मैं एक बात और डिस्कस करना चाहता हूं कि अगर जैसे आपको कोई भी फंक्शन है एक्स वाई जेड, कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन है, तो अगर कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन है एक घात का है तो वो इस एक्स एक्सिस को, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। अगर कोई भी फंक्शन हमारा एक घात का है तो वो हमेशा उसमें, यानी कि वेरिएबल्स एक्स एक है तो आपका वो वक्र जो होगा वो एक्स एक्सिस को एक बार कट करेगा। अगर 2 घात का होगा तो 2 बार कट करेगा, 3 घात का होगा 3 बार कट करेगा। यानी कि जितनी घात का फंक्शन होगा वो एक्स एक्सिस को उतनी ही बार कट करेगा। आइए इस बात को और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि हमारे ये एक इक्वेशन है y बराबर एम एक्स प्लस सी, आप लोग जानते हैं y बराबर एम एक्स प्लस सी, ठीक है। अगर ये एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट करता है तो हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब कोई भी वक्र एक्स एक्सिस को कट करता है वहां पर y बराबर क्या होता है, 0, y बराबर 0 होता है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का c अपॉन m। तो यानी कि ये जो है एक्स एक्सिस को कितनी दूरी पर कट करेगा, ओरिजिन से माइनस का c अपॉन m दूरी पर क्या करने लगेगा, कट करने लगेगा। इसी तरह से ये y बराबर एम एक्स प्लस सी के लिए है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं दो घात इक्वेशन ले लूंगा तो जितने भी रूट आएंगे उसके वहीं पर उतनी बार वो क्या करेगा, कट करेगा। 3 घात इक्वेशन होगा तो 3 बार, 4 घात इक्वेशन होगा तो 4 बार कट करेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी मैं मानता हूँ, ठीक है। जैसे एक 2 घात इक्वेशन को और समझ लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमारी एक 2 घात इक्वेशन में लिख लेता हूँ अपनी तरफ से, सिंपल सी लिख ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये मेरी 2 घात इक्वेशन है, ठीक है, आप लोग जानते हैं। तो अब इस इक्वेशन की अगर हम रूट फाइंड आउट करें, सिंपल मेथड हम लोग जानते हैं कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 को ऐसा तोड़ेंगे 3 प्राप्त हो जाए, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, डेट इज यहाँ पर मिल जाएगा आपका x प्लस 2, है ना, और यहाँ पर आपका x और यहाँ पर 1, तो आपका x प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी कि x की 2 वैल्यू मिलेंगी, माइनस का 1 और माइनस का 2, ठीक है। तो यानी कि ये जो आपकी इक्वेशन है, ठीक है, ये जो हमारी अलजेब्रिक इक्वेशन है, ये अलजेब्रिक इक्वेशन हमें x एक्सिस को 2 जगह कट करने वाली है, एक तो -1 पर और एक -2 पर, जो भी वक्र होगा, ठीक है।
यानी कि ये दो जगह कट करेगी। सपोज मैंने मान लिया कि इस तरह से आपका ये वक्र है, इस तरह से आपका यहाँ पर कट करता है, मैंने सपोज मान लिया है इस तरह से, एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि आपका ये जब दो घात इक्वेशन थी तो एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा था, ऐसे 3 घात लेंगे तो एक्स एक्सिस को 3 बार कट करने लगेगा, 4 घात इक्वेशन लेंगे तो एक्स एक्सिस को 4 बार कट करने लगेगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हमारा टॉपिक है बीजगणितीय समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास इस टॉपिक के अंदर कई सारे मेथड्स होते हैं, जिनमें सबसे पहला मेथड हम लोग स्टडी करने वाले हैं बाई सेक्शन मेथड, ठीक है। दूसरा है आपका बाई सेक्शन को हिंदी में बोलते हैं सम विभाजन, सम विभाजन विधि, ठीक है। दूसरा है आपका रेगुला फाल्सी मेथड, रेगुला फाल्सी मेथड, इसको रेगुला फाल्सी विधि, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं। तीसरा आपका न्यूटन रैप्सन मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड, न्यूटन रैप्सन विधि, इसको बोलते हैं हिंदी में। चौथा मेथड हम लोग स्टडी करने वाले हैं गॉसियस एलिमिनेशन मेथड, गॉसियस एलिमिनेशन मेथड, इसको बोलते हैं गॉस विलोपन विधि, विलोपन विधि, ठीक है, गॉसियस विलोपन विधि, ठीक है। तो हम लोग इस टॉपिक के अंदर यानी कि बीजगणितीय समीकरण को हल करना, जो बीजगणित हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर हम किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन के लिए हल करने के लिए हम 4 मेथड से करना सीखेंगे। पहला है आपका बाइसेक्शन मेथड, दूसरा है आपका रेगुला फाल्सी मेथड, तीसरा है न्यूटन रैप्सन मेथड और चौथा है आपका गॉसियस विलोपन विधि, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं बाइसेक्शन मेथड, ठीक है। आइए देखते हैं बाइसेक्शन मेथड क्या है। समद्विभाजन विधि, बाइसेक्शन मेथड। हमारा टॉपिक है समद्विभाजन विधि यानी कि बाइसेक्शन मेथड। जैसा कि इसका नाम है समद्विभाजन विधि, तो अगर जैसे हमारा कोई भी एक रियल इंटरवल है a to b, कोई भी इंटरवल है, तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते जाते हैं, समद्विभाजित करते चले जाते हैं और एक नया इंटरवल प्राप्त करते चले जाते हैं। यही हमारा मेथड है इस टॉपिक के लिए हल करने के लिए। कि हम क्या करेंगे, जैसे आपका ये इंटरवल है तो इसका a+b/2 कर देंगे, हमारा एक नया वैल्यू मिल जाएगी यानी कि बीच का पॉइंट मिल जाएगा। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि कहीं हमारा जो वैल्यू है वो इसके बीच में या फिर इसके बीच में तो नहीं है, ठीक है। कहीं हम इन दोनों का करके देखेंगे, इन दोनों का करेंगे। हम हर टॉपिक को इस तरह से डिवाइड करते चले जाएंगे और एक नया इंटरवल प्राप्त करेंगे। वही चीज हमारा यहाँ पर कहलाता है बाइसेक्शन मेथड। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, किसी अंतराल a to b को
बार बार विभाजित कर एक नया उप अंतराल प्राप्त करते हैं। हम क्या करते हैं, इस टॉपिक के कोई भी अंतराल जो दे रखा होगा उसको हम बार बार विभाजित करते चले जाएंगे और एक नया अंतराल के लिए क्रिएट करते चले जाएंगे। यही चीज हमारी कहलाती है बाइसेक्शन मेथड। अब इसकी कार्यविधि देख लेते हैं कि कार्य ही कैसे करेंगे। कार्य विधि, ठीक है, कि हम इसको करते कैसे हैं। जैसे अगर आपको कोई भी फंक्शन है, मैंने मान लिया कि एफ एक्स कोई भी क्या है, फंक्शन है, फलन एफ एक्स सतत फलन है, तब एफ एक्स बराबर 0 प्राप्त करते हैं। यानी कि जो भी फंक्शन हमारा दे रखा होगा उसको हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन के रूप में पहले कन्वर्ट करेंगे। और इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा कि एफ एक्स बराबर 0, यानी कि ये इक्वेशन में हम कन्वर्ट करेंगे पहली बार, ठीक है। इसके बाद में हम दो इंटरवल इस तरह से ए कॉमा बी अंतराल इस प्रकार लेते हैं। कोई भी दो इंटरवल हम इस तरह, कोई भी हम दो वैल्यू इस तरह से निकालेंगे कि एफ ए जो है, जो फंक्शन एफ ए की वैल्यू प्राप्त होगी वो चाहे लेस देन हो या ग्रेटर देन, दोनों में से एक भी लेस देन 0 हो सकती है या ग्रेटर देन 0 हो सकती है। दूसरी वैल्यू होगी, अगर ये लेस देन 0 है तो एफ भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। या फिर आपकी दूसरी कंडीशन हमें ये भी मिल सकती है कि एफ ए इज ग्रेटर देन 0, और ये वाली क्या मिलेगी, एफ बी इज लेस देन 0। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन जरूर मिलेगी। बट इसके साथ साथ हमारी एक कंडीशन और फॉलो होना चाहिए कि एफ ए इंटू एफ बी, ठीक है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा लेस देन 0 होना चाहिए। चाहे ये वाली कंडीशन प्राप्त हो या फिर ये वाली कंडीशन प्राप्त हो, दोनों कंडीशन में ही ये जो वैल्यू है वो हमेशा कैसी हो, लेस देन 0, यानी कि हम कह सकते हैं नेगेटिव प्राप्त हो, तभी हमारा ये जो हमने इंटरवल लिया है वो हमारा सही होगा, ठीक है। अब दूसरी बात में हम लोग क्या करते हैं, अगले टॉपिक में, अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अगर मैंने मान लिया कि ये मैंने अंतराल लिया हुआ है, ये मैंने लिया था ए और ये लिया था बी, तो अब हम एक नया इंटरवल क्रिएट करना चाहते हैं। तो नए इंटरवल के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रथम मूल क्या देते हैं, वास्तविक मूल, प्रथम लगभग वास्तविक मूल, प्रथम लगभग वास्तविक मूल हम इस तरह से निकालते हैं कि जो a प्लस बी है, मानिए कि x1 है, ठीक है, तो x1 इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा a प्लस बी अपॉन 2, ये हमारा कहलाता है प्रथम वास्तविक मूल, ठीक है। अब देखिए प्रथम वास्तविक मूल, अब अगली स्टेप में हमारे पास दो कंडीशन बन जाती हैं। फोर्थ वाली में एक कंडीशन बन जाएगी कि ये तो हमारा हो गया x1, तो हमें एक कंडीशन क्या मिलेगी यहाँ पर कि जो ये तो है आपका b और ये है आपका a और ये है हमारा x1, ठीक है। तो अब हमारा जो इंटरवल है, ठीक है, अब हम इसको ये चेक करते हैं कि हमारी फोर्थ वाली कंडीशन में ये हो सकता है कि ये जो x1 है, जो हमारा x1 मिला है, वो f x1 की वैल्यू या तो नेगेटिव हो सकती है, ठीक है, एफ x1 या तो लेस देन 0 हो सकता है या फिर ग्रेटर देन 0 हो सकता है। तो पहली कंडीशन में ले सकता हूँ कि एफ x1 जो है हमारा लेस देन 0 है,
लेस देन जीरो का मतलब है कि आप लोगों ने देखा कि पहला हमारा इंटरवल x पे हमने क्या लिया था लेस देन। अगर मैं पहली वाली कंडीशन को लेता हूँ, यहाँ पर पहली वाली कंडीशन को ले रहा हूँ, ठीक है। तो पहली वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर f लेस देन है, ठीक है, और f क्या है, ग्रेटर देन है। तो यानी कि लेस देन, अब हमारा जो इंटरवल है वो हमारा कौन सा हो गया, ये वाला इंटरवल हो गया, ठीक है, नया इंटरवल ये वाला हो गया। तो अब इस वाले इंटरवल में हमारा जो बीच की इंटरवल निकल के आएगा, दूसरा वैल्यू निकल के आएगी, द्वितीय लगभग मान निकल के आएगा, वास्तविक मान मूल आएगा, तो वो होगा आपका x1 प्लस बी अपॉन 2 हो जाएगा। तो हमारा इस कंडीशन में द्वितीय लगभग मूल जो होगा वो कितना हो जाएगा, x1 प्लस बी अपॉन 2। एक तो ये कंडीशन हो सकती है, दूसरी हमारे पास ये कंडीशन हो सकती है, फोर्थ का b, ऐसे कह सकता हूं मैं कि f x1 जो है वो ग्रेटर देन जीरो भी आ सकता है, या तो लेस देन आएगा या फिर ग्रेटर देन जीरो आएगा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये है आपका a और ये है आपका b और ये है आपका x1, ठीक है। तो ग्रेटर देन का मतलब कि आप b को न लेके हम इसको लेने लगेंगे, ठीक है। तो हमारा जो इंटरवल होगा, यानी कि जो हमारा मान होगा, x का मान होगा, वो इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है। तो हमारा जो x2 होगा वो कितना हो जाएगा, a प्लस x1 अपॉन 2, यानी कि द्वितीय लगभग मूल जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, a प्लस x2 अपॉन 2। इसी प्रकार इस विधि को हम क्या करते हैं, दोहराते चले जाते हैं जब तक कि हमारा एग्जैक्ट मूल नहीं प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार इस विधि को बार बार करते हैं, ठीक है। इस विधि को हम क्या करते हैं, बार बार करते रहेंगे, और जब तक कि करेंगे जब तक कि हमारा एक्चुअल रूट ना प्राप्त हो जाए, लगभग मान ना प्राप्त हो जाए, तब तक हम इसको करते रहते हैं। आई होप कि ये बाइसेक्शन मेथड भी आपको क्लियर हुआ होगा। और बाकी हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू और समझ लेते हैं इस मेथड को। आइए क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। क्वेश्चन है मेरा इस तरह से कुछ, समविभाजन विधि बाइसेक्शन मेथड का 3 बार प्रयोग कर समीकरण x की पावर 3 माइनस का 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 का धनात्मक मूल ज्ञात करें, यानी कि रूट फाइंड आउट करना है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, f(x) इक्वल टू 0, अगर ये फंक्शन है f(x), लेट f(x) इक्वल टू 0। अब जबकि ऑलरेडी यहाँ पर 0 के बराबर दे रखा है तो कोई फर्क ही नहीं है, x की पावर 3 माइनस का 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक इक्वेशन है। तो हम इसको क्या करते हैं, f(x) बराबर हो जाएगा हमारा, इस तरह से भी हम कह सकते हैं, x की पावर 3 माइनस का 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो अब हम इसके क्या करते हैं, दो रूट इस तरह से हम क्रिएट करते हैं, दो वैल्यू हम ऐसे निकालते हैं कि एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। तो हमें उससे ये पता लग जाता है कि जो हमारा इंटरवल है वो हमारा क्या कर रहा होगा, इस इक्वेशन को कहीं पर लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो हम इसको पुट एक बार कर लेते हैं, x इक्वल टू 1। तो f(1) की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 5 और प्लस का 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का 3, जो कि कैसा है, लेस देन 0 है, ठीक है। आगे इनपुट करते हैं, आगे इनपुट x इक्वल टू 2 पुट करके देखते हैं। तो f(2) अगर मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस का 5 इंटू 2 और प्लस का 1, तो ये भी कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ये हो जाएगा 9 और 10, यानी कि माइनस का 1, जो कि लेस देन 0 है, ये भी। अब तीसरा हम देखते हैं, f(3) निकाल लेते हैं। तो f(3) क्या हो जाएगा, 27 माइनस का 15 प्लस का 1, यानी कि 28 माइनस का 15, डेट इज ये कितना हो जाएगा, 3130, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0। तो यानी कि एक हमारा रूट जो होगा इन दोनों वैल्यू के बीच में जरूर लाई कर रहा होगा, वही हमें फाइंड आउट करना है।
तो हमारा अंतराल हमें यहाँ से मिल जाता है। बट ये दोनों इस तरह से होना चाहिए, दैट इज हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि F2 इंटू F3 इज लेस देन कितना है 0, क्योंकि आपका ये माइनस की है, ये प्लस की वैल्यू है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की ही आएगी। डेट इज ये क्या हो जाएगा आपका लेस देन 0 हो जाएगा, यानी कि पहली वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है। तो हमारा इंटरवल हो जाएगा, अंतराल हो जाएगा, अंतराल कितना हो जाएगा 2,3। मेरा अंतराल 2,3 हो गया। अब ये जो अंतराल है, इस अंतराल के बीच में हमारे x की एक ऐसी वैल्यू होगी जो कि इस इक्वेशन का क्या होगा, रूट होगा, रियल रूट होगा। उस रियल रूट को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको बाइसेक्ट करने से पहले एक फिगर छोटा सा बना लेते हैं। ये है हमारा 2 और ये है हमारा 3। तो मैं पहला प्रथम वास्तविक मूल प्रथम वास्तविक मूल यानी कि इसको मैं x1 कह दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा इन दोनों का सम का आधा, यानी कि 2 + 3/2 यानी कि 5/2। तो यहाँ आ जाएगा आपका दिस इम्प्लाइज दिस x1 = 2 + 3/2 = 5/2। ठीक है, तो अब हम f(x1) की वैल्यू निकाल लें। f(x1) की वैल्यू देख लेते हैं कितना है, यानी कि इस वाली इक्वेशन में मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू रखूँगा। तो ये हो जाएगा 125/8 माइनस का ये हो जाएगा 25/2 और प्लस का 22। ठीक है, तो इसको एलसीएम देंगे तो ये एलसीएम कुछ इस तरह से हमारा आएगा, 8 एलसीएम आ जाएगा 125 माइनस का 100 और प्लस का 1, तो यहाँ बचेगा 25 और प्लस 1 यानी कि 26। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 13, यहाँ हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 13/4 जो कि क्या है, इज ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है तो यानी कि आप ये देखिएगा कि पॉजिटिव हमारा किस पे था, पॉजिटिव हमारा कहाँ पर था, इस पे था 13 पे। ठीक है, तो अब हमारी जो वैल्यू होगी वो 2 और 5/2 के बीच में लाई कर रही होगी, यानी कि जो हमारा इंटरवल था 5/2 और ये इसके बीच में हमारी वैल्यू लाई कर रही होगी यहाँ कहीं। ठीक है, तो अब आ जाएगा हमारा द्वितीय, यहाँ लिख दे रहा हूँ, द्वितीय मूल वास्तविक मूल है ना। द्वितीय मूल अगर x2 है तो कितना हो जाएगा, x2 = 2 + 5/2/2 2 + 5/2 + 2। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 4 9/4। ठीक है, 9/4 आ जाएगा। तो 9/4 के लिए अगर हम इस इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे तो f(x2) यानी कि 9/4 की अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9^3/64 और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 5×45 45/4 और प्लस का 1 9×81 729/64 एलसीएम ले लेंगे। 64 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 729 माइनस का 16 × 64 16 की इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 16×80 + 8 16 × 64 और प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 64। 64 की इसमें क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है हम लोगों से, इस मिस्टेक को सही कर देते हैं पहले। ये होगा यहाँ पर प्लस का 8 आएगा। ठीक है, प्लस का 8 करेंगे तो यहाँ 25, यहाँ हो जाएगा 33।
2533/8 जो कि क्या है ग्रेटर देन 0 है, रहेगा उसी के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आपका ये कैलकुलेशन हो जाएगी 9 और प्लस 64 यानी कि ये हो जाएगा 73/64। ठीक है, 73/64 ये क्या है आपका ग्रेटर देन 0 है ये भी। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये है कि ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा रूट जो होगा वो 9/4 और इसके बीच में, यानी कि हमारा जो x2 था, x2 यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर था, एक चित्र बना लेते हैं। अब हमारा कुछ इस तरह से आ रहा है, ये 2 हो गया था और इसके बीच में कितना आ गया था 9/4 आ गया था x2 9/4 और ये वाला क्या था b। ठीक है, b कितना था मेरा 3। ठीक है, x2 हमारा आ गया इतना। अब जो हमारा रूट होगा वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या दे रहा हूँ, तृतीय मूल जो होगा वो x3 हमारा कितना होगा, x3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 + 9/4/2। डेट इज ये क्या हो जाएगा आपका, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 9 8 दूनी 16 17 और अपॉन में 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 8 दूनी 16 ये हो गया, 8 दूनी 16 बचा 1 बड़ा 0 8 1 बचा 2 8 दूनी 16, यानी कि हमारा जो आंसर होगा, जो इसका मान होगा, मूल जो होगा लगभग कितना होगा 2.12 के इक्वल होगा, यानी कि 2 से तो ज़्यादा होगा बट 3 से बहुत कम होगा। 2 से थोड़ा ज़्यादा है, 3 से बहुत कम है, तो वो हमारा जो रूट होगा लगभग मान जो होगा x3 इसके बराबर होगा। ये हमें फाइंड आउट करना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और बाकी आप लोग ट्राई कीजिएगा और बाकी 1-2 क्वेश्चन हम लोग बाद में देख लेते हैं। ठीक है, थैंक यू। इस वीडियो में बस आपको इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।